कभी सोचा है कि नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स शोर और संगीत में फर्क कैसे कर पाते हैं, या मोबाइल नेटवर्क कैसे तय करता है कि कॉल ड्रॉप ना हो? इन सब के पीछे छिपा है गणित का एक कमाल का कॉन्सेप्ट, संभावना, जिसे हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो चलिए आज इसी की दुनिया में चलते हैं। अच्छा, जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। क्या गणित का इस्तेमाल करके हम क्रिकेट मैच का नतीजा बेहतर ढंग से जान सकते हैं? टॉस कौन जीतेगा, आखिरी ओवर में कितने रन बनेंगे? ये सब सिर्फ किस्मत की बात नहीं है दोस्तों, इसके पीछे भी संभावना के नियम काम करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम मौके के गणित की नींव रखेंगे, फिर देखेंगे कि शर्तों के साथ संभावना कैसे बदल जाती है। इसके बाद सफलता को गिनने के कुछ स्मार्ट तरीके सीखेंगे, डेटा का एवरेज और फैलाव समझेंगे, और आखिर में इन सभी कॉन्सेप्ट्स को इंजीनियरिंग की दुनिया से जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज की भविष्यवाणी करने से पहले हमें उस खेल के नियम समझने पड़ते हैं, और संभावना का पहला नियम है मौके के गणित को समझना। संभावना की पूरी दुनिया ना 3 जरूरी आइडियाज पर टिकी है। पहला है सैंपल स्पेस, यानी किसी भी काम के सारे मुमकिन नतीजे, जैसे पासे फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 आ सकता है। दूसरा है इवेंट, यानी वो खास नतीजा जो हम चाहते हैं, जैसे पासे पर कोई इवन नंबर आना। और तीसरा है खुद संभावना, जो 0 से 1 के बीच बताती है कि किसी इवेंट के होने का चांस कितना है। तो फिर किसी भी घटना की संभावना को हम निकालते कैसे हैं? बहुत आसान है। जो नतीजे हम चाहते हैं उनकी संख्या को कुल मुमकिन नतीजों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए। बस यही इसका मूल मंत्र है। ठीक है, तो अब जब बेसिक नियम पता चल गए हैं, तो चलिए कहानी को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। असल दुनिया में चीजें अकेली नहीं होती। एक घटना अक्सर दूसरी घटना के होने के चांस को बदल देती है। इसे ऐसे समझिए, सड़क पर ट्रैफिक मिलने की संभावना क्या है? अब सोचिए, अगर बारिश हो रही हो तो ट्रैफिक मिलने की संभावना क्या होगी? बढ़ जाएगी, है ना? देखा, बारिश की एक शर्त ने ट्रैफिक की संभावना को कैसे बदल दिया। बस इसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो टेक्निकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है किसी घटना ए के होने की संभावना जब हमें ये पता हो कि घटना बी पहले ही हो चुकी है। लेकिन हाँ, कभी-कभी 2 घटनाओं का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। इन्हें हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं, जैसे सिक्का उछालने का नतीजा और पासा फेंकने का नतीजा। और हाँ, इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला भी है। P of A given B बराबर है P of A and B डिवाइडेड बाय P of B। अब इसे याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। जो शर्त है वो नीचे है। यहाँ पर हमारी शर्त क्या है? B का होना, इसलिए P of B नीचे यानी डिनोमिनेटर में है। तो जल्दी से एक बार दोहराते हैं। 2 घटनाओं को इंडिपेंडेंट कब कहते हैं? जी हाँ, जब एक के होने का दूसरी की संभावना पर कोई भी असर ना पड़े। बेसिक्स तो हो गए, चलिए अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि उन सिचुएशंस को कैसे मॉडल करें जहां एक ही काम बार बार होता है। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक हो रही है। ऐसी जगह पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे काम आता है। इसे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोशिशों की संख्या यानी n फिक्स हो, हर कोशिश आज़ाद हो और हर बार सिर्फ 2 ही नतीजे मुमकिन हो, या तो सफलता या असफलता। जैसे 10 नए स्मार्टफोन की क्वालिटी चेक करना, हर फोन या तो ठीक होगा या खराब। ये बार चार्ट देखिए, ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि 3 बार सिक्का उछालने पर 0 हेड्स, 1 हेड, 2 हेड्स या 3 हेड्स आने की क्या क्या संभावना है। और देखिए, 1 या 2 हेड्स आने की संभावना सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बीच के नतीजों के लिए सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन बनते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब हम कोई काम बहुत बहुत ज्यादा बार कर रहे हों और सफलता का चांस बहुत ही कम हो? ऐसी दुर्लभ घटनाओं के लिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बेस्ट फ्रेंड है। सोचिए, एक नेटवर्क में हजारों डेटा पैकेट्स जा रहे हैं और हमें किसी एक पैकेट में एरर आने की संभावना को मॉडल करना है। तो बताइए, अनोखी या दुर्लभ घटनाओं को मॉडल करने के लिए हम किस डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल सही, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास डेटा को मॉडल करने के तरीके तो हैं, पर अब हमें इन मॉडल्स की पर्सनैलिटी को समझना है। मतलब औसतन क्या होता है और नतीजे इस औसत से कितना फैलते या बिखरते हैं। इसे क्रिकेटर के प्रदर्शन से समझते हैं। मीन या एक्सपेक्टेशन उसका औसत स्कोर है,
लेकिन वेरिएंस हमें बताता है कि वो खिलाड़ी कितना कंसिस्टेंट है। क्या वो हर मैच में 40-50 रन बनाता है या फिर कभी सेंचुरी मारता है और कभी 0 पर आउट हो जाता है। जितना ज्यादा वेरिएंस उतनी कम कंसिस्टेंसी। और जब हमें दो चीजों के बीच का रिश्ता समझना हो तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी R काम आता है। ये -1 से +1 के बीच की एक वैल्यू है जो बताती है कि दो चीजें एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई हैं। जैसे क्या ज्यादा घंटे पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आते हैं? कोरिलेशन हमें यही बताता है। एक जरूरी सवाल, एक मजबूत नेगेटिव कोरिलेशन का क्या मतलब होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है। जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, मंजिल तक पहुंचने में लगने वाला समय घटता जाता है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। हमने जो कुछ भी सीखा है उसे अब सीधे अपने इंजीनियरिंग करियर से जोड़ते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, संभावना सिर्फ एक किताबी विषय नहीं है। ये वो भाषा है जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी अनिश्चितता से बात करती है। तो ये सब क्यों जरूरी है? ईसीई की दुनिया में प्रोबेबिलिटी हर जगह है। सिग्नल प्रोसेसिंग में ये सिग्नल को शोर से अलग करने में मदद करती है। नेटवर्क एनालिसिस में ये डेटा पैकेट लॉस होने का खतरा बताती है। और मशीन लर्निंग और वायरलेस कम्युनिकेशन, इनकी तो पूरी बुनियादी संभावना के सिद्धांतों पर रखी है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगली बार जब नॉइज कैंसलेशन हेडफोन इस्तेमाल करें तो क्या ये सोचेंगे कि वो शोर से सिग्नल को अलग करने के लिए संभावना का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? याद रखिए, अनिश्चित